इकोनॉमिक्स भी इजी थी। इकोनॉमिक्स तो डायरेक्ट एक और मुझे माइक्रो से कोई सवाल नहीं। माइक्रो से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इस बार ना मैक्रो टच कर लिया इन्होंने। मैक्रो ऊपर से टच करके निकल गए हाँ, हैं। ऊपर पूरा से अब निकल थोड़ा गए। लेवल ये सीएससी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, सीएससी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप सीडीएस कंपेयर करें ना इससे पिछले बार का, हाँ, तो उससे मुझे ज्यादा लगा लेवल इसका, काफी ज्यादा लगा। पिछली बार का जो पेपर 2021 सीएपीए बहुत आसान था, लेकिन इस बार आसान था, ये थोड़ा भारी था। नहीं, इस बार जो करंट की जो क्वेश्चन पूछे ना, हाँ। मैंने ये भी गौर करी, जैसे सिविल का बच्चा बैठता है सीएपीएफ में, हाँ। लेकिन इस बार शायद यूपीएससी ने कोशिश की है उस मिलिट्री वाली बैच को और उस ब्यूरोक्रेसी को अलग कर दिया जाए। हाँ। वो कैसे आप अलग करेंगे? पॉलिटी क्वेश्चंस कम कर दीजिए, डिफेंस से क्वेश्चन बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारे साथ सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ। हेलो। और साथ हैं हमारे योगेश कुमार। तो ये दोनों ही आज सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट 2022 वाला पेपर दे के आए हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगेश से। तो योगेश, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सीएपीएफ का। ओवरऑल देखे तो पेपर तो मुझे लगा थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर ही लगा मुझे तो, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड इस बार चेंज कर दिया यूपीएससी ने। जैसे कि सिद्धार्थ, रीजनिंग के क्वेश्चन भी नहीं आए थे। नहीं, एक भी नहीं आया था। एक भी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दिखे हमें। और मतलब करंट में भी थोड़ा मुझे लगा कि उतना करंट नहीं आया था। जैसे पिछली बार क्या होता था कि 5 से 10 सेकंड में ना वो चीज ब्लिंक कर दी थी, लेकिन इस बार एनालिटिकल था। हाँ, एनालिटिकल असम्पशंस पे बेस्ड था, आपको बहुत सोचना था। और नंबर भी बहुत सारे, कुछ पुरानी स्कीमें भी थी। पुरानी से एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत 2015 की अमृत वाली भी स्कीम थी क्या? अमृत वाली स्कीम भी थी। अमृत की स्कीम हो आपका, ये सब पुरानी स्कीम है मतलब। और बहुत सारी पुरानी स्कीम। हाँ, मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया इस बार। और हाँ, नहीं, मैथ्स के 16 सवाल थे। पहले क्या होता था 9 to 10th मैथ रखते थे। इस बार क्या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डाला इन्होंने। हाँ, और एक दो क्वेश्चन डाले हैं अभी 11 12 से थोड़ा सा इन्होंने डाला। फिर भी डुएबल थे वो, 16 क्वेश्चन थे। और मुझे लगा थोड़ा इस बार ये अपना जो आर्ट एंड कल्चर है, हाँ, इस बार नया पर्सपेक्टिव जोड़ा। आर्ट एंड कल्चर पहली बार डाली है हाँ, इन्होंने, उसमें मतलब थोड़ा डाला डीपनेस। और स्पेक्ट्रम में क्वेश्चंस कम हो गए हैं। जो स्पेक्ट्रम खत्म। पता क्या बात है, modern जैसे पहले experiences। क्या क्वेश्चन, पहले तो ये आता था कि हमारे मन में धारणा रहती थी कि हाँ। भाई अपने को थीम्स पढ़ लिए ठीक है, अब कुछ उसके भी- बाद स्पेक्ट्रम पढ़ लिया ठीक है। अब की बार यार जो +1 वाली जो बुक है ना, वो हाँ। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वो आ एंड रही कल्चर है। वाली है ना, हाँ, वो start वो वाली करनी पड़ेगी। और ये भी तो देखा ना, अब की बार जैसे पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो यार अब की बार सिर्फ 8 ही दिए है। 8 ही क्वेश्चन। तो देख लो यार, उसमें नहीं, से ये ट्रेंड चल रहा है इस बार। आप सिविल्स में देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन जो कन्वेंशनल रहते हैं 22 शायद एक रीजन ये भी है कि पॉलिटी बहुत स्कोरिंग होता है। और जिस हिसाब से बच्चे क्लेम कर रहे थे ना 2021 में कि हमने इतना स्कोर किया, शायद किया भी होगा हाँ। उन्होंने। तो शायद यूपीएससी ने सोचा होगा क्योंकि ना लिमिट किया जाए उस चीज को कि बच्चे इतना स्कोर कैसे कर पा रहे हैं, हैं। तो उसको थोड़ा कम limit- करने के लिए। हाँ, उसको थोड़ा लिमिट किया जाए उस चीज को। तो हो सकता है थोड़ा उन्होंने इस वजह से ऐसा पेपर बनाया हो। और साइंस साइंस इजी था, साइंस इजी लगी हमें। तो मुझे तो साइंस ठीक थी, साइंस इतनी कुछ हाँ, खास इतना कोई नहीं थी। साइंस में कोई दिक्कत नहीं थी। और मैथ- इकोनॉमिक्स भी इजी थी। इकोनॉमिक्स तो डायरेक्ट एक और मुझे माइक्रो से कोई सवाल नहीं। माइक्रो से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इस बार ना मैक्रो टच कर लिया इन्होंने। मैक्रो ऊपर से टच करके निकल गए हाँ, हैं। ऊपर पूरा से नहीं किया, पूरा डीप में नहीं गए। जीएसटी ऊपर से पूछ लिया, कंजम्पशन जीएसटी, लेकिन सीडीएस में याद है, सीडीएस में पूछा था कि पेट्रोल और वो कौन कौन से जीएसटी में नहीं है। नहीं है। अब पूछ लिया जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स है। और दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट करें। जैसे कि अभी अगर किसी ने दिया होगा ना सीडीएस का पेपर, अभी जो रिसेंट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट होगा हाँ, तो वो डायरेक्ट रिपीट है। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग शार्पली। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक अभी सीआईएसएफ एलडीसी में हुआ था पेपर, उसमें पूछा था उसमें वो कौन clay सा वाला क्ले था उसमें। इस बार थोड़े ऑप्शन चेंज कर दिए थे, एल्यूमिनियम वगैरह और ये सब डाल दिया था, वाटर वगैरह डाल हाँ, दिया था ये उसमें। पेपर वन। और एक चीज मुझे और लगी कि जब मैं लगा रहा था ना प्रीवियस ईयर, तो मैंने कोठारी कमीशन का सवाल देखा था एक, और एजुकेशन में बना था। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रीवियस ईयर से उठा लिया है। हाँ। कि अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर लगाए होते ना, तो उसे पता होता है कि ये किस सन में बना किस था, सन में बना है, कोठारी कमीशन किस उसमें बना था, किस सन में। और पॉलिटी तो इसमें हमने कह दिया। पॉलिटी आसान है। easy था। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री कहीं से नहीं आई है। हाँ, ये कह सकते हैं, कहीं से नहीं आई हिस्ट्री। मतलब आई है, लेकिन सारे सवाल कहीं से नहीं आए, सारे नहीं सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। उतना पढ़ने जाएंगे तो फिर मतलब अब की बार ये है कि यार अगर ढंग से, अगर तुमने थीम को, अगर मतलब उसकी थीम, पर्टिकुलर क्वेश्चन की थीम को समझा है ना, थीम को समझे तभी तब तो सोल्व हो रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन। अदरवाइज मतलब ये नहीं कि कहीं से भी फैक्टर हटे और मतलब हो सीधा गया सीधा है ना। एक सेकंड में हो गए, वो नहीं हो सकता। ये चीज अब थोड़ा लेवल ये सीएससी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, सीएससी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप सीडीएस कंपेयर करें ना इससे पिछले बार का, हाँ, तो उससे मुझे ज्यादा लगा लेवल इसका, काफी ज्यादा लगा। पिछली बार का जो पेपर 2021 सीएपीए बहुत आसान था, लेकिन इस बार आसान था, ये थोड़ा भारी था। ये थोड़ा भारी था थोड़ा सा अब की बार शनि भारी है। नहीं, इस बार जो करंट की जो क्वेश्चन पूछे ना,
मतलब ना वो इतने ज्यादा न्यूज में अरे थे। बहुत सारे लोगों ने मतलब करंट अफेयर, जैसे आपको तो पता ही है, बहुत सारे कोचिंग है, सभी अपने अपने हिसाब से एक करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। मैंने सर एक चीज ये देखी है कि एक ट्रेंड बन गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बनाया था कि मोस्टली आपके सवाल आते हैं 1 मई से लेके 10 जून तक या 15 जून वो तक के। ट्रेंड यूपीएससी ने इस तोड़ बार दिया। इन्होंने बिल्कुल ही वो कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल। मुझे तो लगता है यूपीएससी ने वीडियो सुन लिया हाँ। ये हमारे बारे में ऐसा वो बोल लोग रहे हैं, वीडियो देखते हैं, तो अब इनको दिखाना पड़ेगा। हाँ इन्हें दिखाना पड़ेगा, लोग वीडियो देखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी पेपर 1 तो बस वही पेपर 1 तो वही है। मुझे तो लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि कट ऑफ जो है ना कम जाएगी इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि इस बार सीट ज्यादा है। खैर सीट ज्यादा है और आपको पता है कि वो जितने 1/3 बच्चे आते हैं वो तो सबका इतना ही रहता वो तो है, हर साल का है। हर साल का इतना ही है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो लगा थोड़ा सा पेपर अबव एवरेज लगा मेरे को। मेरे 120-125 मन बोल रहा है कि 120 से 25 के बीच में जाएगी। तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 112। 112 किए हैं, मैं 98 अटेम्प्ट 98 के। तो ये मतलब योगेश है ना, हमारा स्टूडेंट है और इसने मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है अदरवाइज, लेकिन ये भी 98 ही करके आ रहा है, तो डेफिनेटली यार इसमें ये तो है ही कि Toughness एग्जाम थोड़ी तो बड़ी थोड़ा है। सा बड़ा है ना। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे बहुत वीक थे। हिस्ट्री के वेग थे, और करंट अफेयर का तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर है ना, जैसे बच्चे समझ के जा रहे थे कि ये आना चाहिए, वो आना करंट चाहिए। अफेयर्स यूपीएससी की एक चीज नोटिस की है, जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अच्छा, मैंने- उसमें अगर उसने पढ़ लिया कि ये मिसाइल यहाँ पे है तो वो समझ जाएगा। एक चीज हाँ। मैंने ये भी गौर करी, जैसे सिविल का बच्चा बैठता है सीएपीएफ में, हाँ। लेकिन इस बार शायद यूपीएससी ने कोशिश की है उस मिलिट्री वाले बैच को और उस ब्यूरोक्रेसी को अलग कर दिया जाए। हाँ। वो कैसे आप अलग करेंगे? पॉलिटी क्वेश्चंस कम कर दीजिए, डिफेंस के क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो बच्चा डिफेंस के भी तो ऐसे आए है ना, जैसे वो हाँ। हाँ कि अलग अलग, जब हाँ, तक हाँ। तुम्हें उसके और- बारे में इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं BRO आएगा, है ना। खैर बीआरओ का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में था। बीआरओ का तो चलो अलग है, वो एक मिराज वाला क्वेश्चन मिराज का था, question ठीक है था, ना। एक हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर question- वाले क्वेश्चन थे वो, हेलीकॉप्टर पे क्वेश्चन है ना। आपका, एक इंडियन नेवी के ऊपर वो ऑपरेशन वाला पूछ रखा। आपका क्वेश्चन था उसमें। हाँ, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछ रखे उन्होंने। 4 से 5 क्वेश्चन मेरे हाँ, हिसाब से। 5-7 क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं यार ऐसे। और वो एक गेम चेंजर होता है मेरे हिसाब हाँ। से, 5 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं। उनको पता है कि यार बहुत सारे बच्चे सिविल्स वाले बैठते हैं और उनको एक एज मिल जाता है, और चीजों में डेफिनेटली वो तो पेपर मिलता 2 ही में है, edge और मिलता है। पेपर 2 में तो उनको बहुत ही मिलता है। या शायद वो ये कोशिश कर रहे होंगे कि 15-20 सवाल तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं सबको, हाँ। कि मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी, और भाई अगर नया आया है तो उसके लिए भी एक कॉमन ग्राउंड रहे फिर हमारा। क्योंकि एक्चुअल में ना मतलब उन्हें भी एक्सपेक्टेशंस है ना, मुझे ऐसा लगता है डिफेंस में कोई जा रहा है उसको कम से कम राफेल के बारे में तो पता हो। आप यूपीएससी ना घर से निकालते नहीं है, यूपीएससी आप वहां पे जाके निकालते हैं, पेपर में बैठ के निकालते हैं। यूपीएससी भी ये देखता है ये बच्चा कैसे डील कर रहा है उस चीज के साथ में। ऐसा नहीं कि आप घर से पढ़ के आ गए इस बार अभी में नहीं देखा, लगता। या फिर आपने एक सवाल कर दिए, ये सीडीएस तक सीमित था, सीडीएस में भी अब नहीं लगता। लेकिन अब ये हो गया है सीडीएस की भी कट ऑफ बहुत हाई जाने लग अब गया। जाने लग गई है। मेरे सीडीएस 1 में अराउंड 112 बन रहे थे। हमारे टाइम पे तो यार एक बार मैं अगर गलत नहीं हूं ना 98 गई है। तो 67 भी गई एक बार, 67 भी गई है, देखा है। 67 भी गई है। 84 की लाइन में रहती थी हमारे टाइम पे तो, लेकिन अब तो यार वो 100 प्लस ही जाने लग गई। प्रेडिक्टेबल से हो गए हैं। अब लेकिन- क्या है ना, जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन आई है तो अब सबके पास वाइड सोर्सेज है, अब किसी के पास नहीं है कि ये फिनटेक गलत चल रहा है। फिनटेक गलत चल रहा है। फिनटेक ने कट ऑफ बढ़ा दी और ऊपर से इस तरफ बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, ये जो पॉपुलैरिटी है ना सीपीएफ की, स्पेशली एसएसबी नहीं होता इस करके हाँ। बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और एज अ बैकअप प्लान फॉर सिविल सर्विसेज उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई बैकअप प्लान तो ये सबसे बेस्ट है। सीपीएफ के लिए बच्चों का, क्योंकि अभी प्रीलिम्स जिनका नहीं हुआ वो सब यहीं आएंगे। जो दिल टूटे लिए बैठे थे अपने, उन्होंने कहा क्यों ना यहाँ पे से जुड़ लें सीपीएफ में। नहीं यार, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, पिछले बैच में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो पहले सीएससी की प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन किसी का मतलब मेंस नहीं हुआ था, किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, तो बेसिकली वो फिर अब सीएपी में चले गए। तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन बुरी है। नौकरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं, नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है यार, बहुत मेरे अच्छी एक नौकरी है, दोस्त- लेकिन उसमें उनको लोगों को दिक्कत है ना, जो एसएसबी की प्रिपेयर कर रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, और सिविल्स वाले बच्चे जा रहे हैं क्योंकि- और फिर बाद में छोड़ भी रहे हैं। नहीं, सीएपीएफ का दिक्कत क्या है, जो पेपर 2 है वो जानबूझ के सेट करता है कि जो हमारा असिस्टेंट कमांडेंट है उसमें थोड़ी सोचने की समझ हो। हाँ। सामने कुछ आए तो वो लिख दे उस पे। बिल्कुल जैसे वो रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आता है तो कमांडर नहीं बनाता है कि साहब ये कांड हो गया, अब ये कांड के बाद ये रिपोर्टिंग है हमारी, इसमें हमने क्या एक्शन लिए वो बता दिए। बिल्कुल। तो प्री डिटरमाइंड चाहता है कि बच्चे में हो। हाँ, ये तो बात है। और ये तो चलो पेपर 1 की तो बात छोड़ो, ठीक है, रीजनिंग वाला सेक्शन तो में मजे आएंगे होंगे उसमें। कोई क्वेश्चन नहीं दिया। तो अभी बात करते हैं पेपर 2 के ऊपर, क्योंकि पेपर 2 ऐसा है कि भाई मतलब पिछले 1 साल से तो हम सुन रहे हैं कि सर हमारा पेपर 2 करवा दो, हमारा पेपर 2 करवा दो। तो अब पेपर 2 के बारे में बताओ यार, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? पहली बार जैसे तुमने देखा उस टाइम पे क्या फील हुआ था?
सर पेपर 2 की एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मैं डिफेंस स्टडीज में वो लिया था इवेल्युएशन वाला। तो वो इवेल्युएशन से क्या हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली गई और स्किल्स डेवलप होती चली गई। मुझे एक भी क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखा था जो आज किया है। आज मतलब एक आध क्वेश्चन छोड़ दे, अगर एक्सेप्शन वो वुमेन वाला आर्म फोर्सेज वाला, उसको छोड़ के कोई भी नहीं कह सकता ये क्वेश्चन मतलब हमने पहले कभी प्रैक्टिस भी किए हैं। लेकिन जब एक बार आपके पास स्किल्स आ गई तो आप अंधाधुंधी पूछ ली तो आप लिख दोगे और बेटर लिखोगे। बिल्कुल यार, ये तो बात है ही। अब क्या है ना, इन पे फैक्ट रट के हम जा नहीं सकते। स्किल्स है ये, गेम ऑफ वो क्या बोलते हैं, रट्टू तोता नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पेपर 2 में सबसे पहले ग्रामर सेक्शन देखी थी, बिकॉज मेरा डिफेंस स्टडीज से हालांकि मेरा काफी ज्यादा जो स्कोर था वो काफी इम्प्रूव हुआ था मेरा। पहले लिखने का स्टाइल जो था मेरा वो मैं कह सकते हैं कि शायद उतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था। मेरा भी, मैं आर्गुमेंट बहुत बड़े लिखता था। हाँ, लेकिन आप इसे ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम वो कर रहे हैं, एक्सजेनरेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैं डिफेंस स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। नहीं, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरा तो काफी ज्यादा राइटिंग इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पर इसको ज्वाइन करने से। और दूसरी बात, मेरा थोड़ा ग्रामर सेक्शन वीक था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ग्रामर सेक्शन देखते हैं इस बार पेपर का कैसा है। थोड़ा मैं सब तो इजी लगा, जो फ्रेजल वर्ब थे ना बस वही ऐसे होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, वो इजी आ जाए तो पेपर बन जाता है। पेपर बन जाता है, वो सभी के लिए इजी थे। एक्चुअली क्या होता है, जो सीडीएस वाला बच्चा होता है वो ग्रामर पढ़ता है, उसके लिए इजी होगा। एसएससी वाले बच्चे के लिए इजी होगा। हम लोगों ने सिर्फ प्रीवियस ईयर देख के गए हैं, तो अगर फ्रेजल तगड़ा आ जाता तो बैंड बच जाती। ये तो बात है। अच्छा ये बताओ यार एक बात, मतलब मैं बहुत दिनों से इस बात पे कंफ्यूज हूँ। ठीक है, अब मान लो यार कोई बच्चा है, ठीक है, उसको मैं 100 टॉपिक दे देता हूँ। हाँ। हमने भी दिए थे भाई, ठीक है, हमें भी अपना गुजारा चलाना है। हाँ। ठीक है, हमने 30 MPT दे दिए थे, ठीक है ना, हालांकि उसमें से एक आया भी था। तो लेकिन जरूरी थोड़ी है कि भाई हमारे वाले से भी आए, है ना। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए या फिर उनकी मतलब किस तरीके से तैयारी करें? स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि टॉपिक ले लो, ये उम्मीद मत रखो वो आ जाएगा, बस ये समझो कि तो अपने जो कहते हैं थॉट प्रोसेस डेवलप करो। जैसे जैसे थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, अगर हम कह भी दें कि भैया पढ़ने से हो जाएगा और ना हो पढ़ने से, फिर क्या फायदा। ये तो अगर मान लो गलती से बाई चांस पढ़ के गया, वो क्वेश्चन आ गया तो किस्मत है उसकी, वो उसकी किस्मत है, वो लकी है भाई। लेकिन अगली ये क्या गारंटी कि अगली बार आएगा ही आएगा। 2020 का देख लीजिए आप, बहुत आर्गुमेंट 2 आए थे, बच्चों को मतलब समझ में नहीं आया क्या मतलब, सॉलिडेरिटी वाला, सॉलिडेरिटी हो या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल हो। बच्चे सोच रहे मतलब क्या चीज, मतलब क्या होता है इस चीज का। एक्चुअली क्या होता है कि एक बार आपको समझ में आ गया, जैसे मेरी अप्रोच क्या होती है, पेपर 2 क्वेश्चन आया तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन 4 तरीके से हो सकता है, या तो नीड ऑफ दिस थिंग, चैलेंजेस ऑफ थिंग्स, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, या फिर वे फॉरवर्ड, मतलब एंड में जाके। तो मैं इन्हीं चीजों में एलिमेंट्स तोड़ लेता हूँ, फिर उस पे अपने दिमाग को पेस्टल में खोल देता हूँ कि पेस्टल से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। हाँ वही, मतलब 6 एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट आ गए, और पेस्टल से बाहर नहीं आ रहा है तो मैं उसमें थोड़ा बम्बार्ड करता हूँ अपने दिमाग को कि अच्छा ये इश्यूज है, ये याद है। तो रैंडम जैसे आप रीडिंग अपनी बढ़ाते जाओगे अलग अलग तरीकों से, तो अपने आप पॉइंट्स आपको क्या बोलते हैं, कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट लगा दिया तो नहीं होगा पेपर। थोड़ा सबकॉन्शियस को अपना काम करने दो। ब्रिंग्स मोर नंबर्स। जितना डायमेंशन दोगे आप उतने आपको नंबर मिलेंगे। और कोशिश, कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, वैसे सिंपल भी लिख सकते हैं ऐसे को, लेकिन कुछ एक जो वर्ड होते हैं ना आपके, हर एक टॉपिक के उसके कीवर्ड्स होते हैं और आप उन्हें अंडरलाइन करते हैं तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, या फिर किसी के रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना है, यूपीएससी के सिलेबस को देखना है, बस उसमें जो जो वर्ड आ रहे हैं उनको फंसा देना है। और एग्जामिनर ना खुश होता है कि आपने एफर्ट लगाया। वो ये नहीं देखता कि मतलब बच्चे ने बस सादा सादा लिख दिया, कि इसने एफर्ट लगाया, डायमेंशन दी है, तो उसकी मौत भी आ रही होगी तो वो दे देगा नंबर 9। समझ तो जाएगा, वो पहला ही देख के समझ जाता है वो तो कितना बच्चे में पोटेंशियल है। यूपीएससी के बारे में कहा जाता है ये लोग एग्जामिनर जो नंबर होता है वो अपनी जेब से देता है, तो उसकी जेब से निकालने हैं वो पैसे आपको। नहीं वो तो बात है यार, तो निकालिए इस बार। वो वक्त बताएगा। नहीं, तुम्हारा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है फिर पेपर 2 का, कि भाई कितने मार्क्स, मतलब कितना अटेम्प्ट करे? तुम्हारा पेपर पूरा हो गया था ये? मेरा पेपर सर मतलब एक्चुअली मतलब कोई मानेगा नहीं, लेकिन 45 मिनट पहले पूरा हो गया था। बहुत बढ़िया भाई, फिर तो तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस थी भी। हाँ, मैंने प्रैक्टिस ही की थी और कुछ नहीं किया था ना। मैंने कुछ मतलब लोग फलाना पढ़ते, मैंने बस क्वेश्चंस उठाए, मॉडल आंसर देखे थे। हाँ, मॉडल आंसर्स देखे थे सर। अच्छा, मॉडल आंसर्स के देख के मैंने थिंकिंग डेवलप कर ली, कोई भी टॉपिक आया तो उसे कैसे डील करना है, और एक बार वो चीज आ गई तो दुनिया का अनाप शनाप आ जाए, आप लिख दोगे। यही सिविल्स में होता है। सिविल्स में 20 टॉपिक आते हैं, आप किसी टॉपर से जाके पूछो, उसे कुछ 20 में से 10 आते होंगे मैक्सिमम। 10 वो अपनी प्रीवियस थिंकिंग पे लिखता है, क्योंकि यूपीएससी टेस्ट ही यही करता है कि आपके पास एनालिटिक स्किल कितनी है।
तो बस उस टाइम पे तुम्हारी आनी चाहिए वो, बस और आनी आएगी चाहिए। वो तभी जब तूने प्रैक्टिस जब कर रखी अंधाधुन होगी। प्रैक्टिस, जैसे जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मैं बस पेपर खोला, मैं लिखता चला गया, मैं सबकॉन्शियस में कॉन्शियस एफर्ट लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट लग गया ना बीपी बढ़ जाता है। ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। दवाई ले गए थे आज? दवाई मैं सुबह खा के गया था। अच्छा। बल्कि रात को भी मैंने ड्राई कफ की वो पी थी, वो सिरप नहीं आती, नशा हो जाता है उससे, ये बहुत बढ़िया। ताकि नींद लग जाए। अरे यार ये हमने छोड़ दिया। हमने दूसरे अल्टरनेटिव अपनाए थे। मैंने दूसरा अल्टरनेटिव अपनाया तो सुबह नहीं उठूंगा मैं। योगेश तुम्हारा कैसा गया भाई? सर मेरा पेपर तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया और करीबन 10 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था मेरा पेपर। और उसका मैंने बेहतरीन यूज किया अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने में, जो भी ऐसे में थे और उसमें थे। और कई बार क्या होता है ना, जब आप लिखते हैं ऐसे को तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आप मन में खा जाते हैं, उन वर्ड्स को लिख नहीं पाते हैं। इज हो गया, कोई ये ग्रामेटिकल कुछ चीजें होती है, लेकिन जब उसे पढ़ते हैं ना दोबारा से अंडरलाइन करते वक्त, तो आपको याद आते हैं कि अरे यार ये तो मैंने लिखा नहीं था, तो थोड़ा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है वो, और तो वो आपको मौका मिल जाता है, आप उसे वापस से लिख सकते हैं उस चीज को। पेपर 2 की सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्लीट भी कर रहे हो तो आप 80+ स्कोर कर लोगे, क्योंकि ग्रामर वाला पोर्शन है, मतलब अगर ढंग का लिखा है, अगर आपने मेहनत भी की है तो। हाँ मतलब इसमें तो ये कि यार पेपर 2 अगर कंप्लीट हो रहा है ना टाइम पे, पहली बात तो इसे पता चल जाता है कि तुमने प्रैक्टिस कर रखी है पहले, ठीक है ना। दूसरी बात, तुम कुछ भी लिखोगे ना, हर क्वेश्चन में, जैसे ऐसे में भाई 20 में से 7 नंबर हर एक बंदे के आते हैं, 5 से 7 नंबर मिनी 7 नंबर दे ही देते हैं वो, ठीक है। अगर मान लो यार 3 पेज दे रखे, 3 पेज में आपने अगर पूरा काम कंप्लीट कर रखा है तो आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें से एज उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने बहुत बढ़िया लिख रखा है। अब वो यार बढ़िया कैसे लिखते हैं तो वो तो भाई सभी को पता है, अलग अलग ही चीज है भाई। एक मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं भाइयों, जो भी देख रहा है ना, कभी ये जज मत करना कि भाई ये लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं, भाई ये एग्जामिनर थोड़ी ना, ये नहीं। देखिए हम नहीं है भाई एग्जामिनर, हम भी एस्पिरेंट्स हैं आपकी तरह, लेकिन जब एक आप टाइम पे करते हैं ना, इज्जत से आप करते हैं किसी चीज को बिल्ड करते हैं ना, तो समय के साथ हो जाता है यार, वो पहले कॉन्फिडेंस आ जाता है इन चीजों के लिए देखने से पहले। अब यार तुम्हारे एक बात बता, तुम्हारे क्लासरूम में कितने बच्चे थे टोटल? कहाँ पे सर? अच्छा यहाँ पे सर 24 के आसपास ही होंगे। 24 मेरे तो मैं 13 थे। 24 शायद आए कुछ 12 बच्चे आए कुछ। अच्छा, और उसमें से फिर कितने बच्चों का पेपर 2 कंप्लीट हो गया था टाइम पे? तुमने तो मतलब पहले 10 मिनट पहले बता रहे हो। मुश्किल से होगा सर। अब ये तो एक मैंने बहुत देखा है कि सीएपीएफ के एग्जाम को बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। मैंने तो जब 45 मिनट पहले देखा था, नजर मार रहा था, तो मुझे दूर से लोगों के ऐसे दिख रहे थे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लिख रहे थे वो एंड के जो 15 मिनट बचे थे उसमें भी। यार ये मतलब पेपर 2 है ना, मतलब अलग ही टाइप की पेपर है ये सर। ऐसा है, या तो किसी का नहीं होगा तो नहीं होगा, किसी का होगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ ये तो बात है, सही बात। हाँ मैंने हालांकि काफी बच्चे ऐसे भी देखे, और लोग क्या जो इतने बड़े वर्ड से पेज भर रहे थे किसी तरीके से तो 3 पेज भर जाए हमारे। अच्छा, लोग इसमें क्या सोचते हैं कि हम एग्जाम के 1 महीने पहले ये पढ़ लेंगे, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब पेपर आता है तो सबको नहीं पता चल जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सही बात है। ये तो एक बार पेपर ओपन करना, देखना एक बार कौन कौन से टॉपिक आए थे, इनको डिस्कस कर लेते थोड़ा थोड़ा। पेपर 1 है, 2 बाहर है शायद, बाहर रखा कैंडी में। तो भाई पेपर 2 को कोई भी इज्जत नहीं देते हुए लेकिन पेपर 2 सर रैंकिंग बेस्ड होता है। अगर किसी को मनपसंद फोर्सेस चाहिए हो तो पेपर 2 ही जरिया है, क्योंकि पेपर 1 में एक सैचुरेशन आ जाता है। बिल्कुल, पेपर 1 में मतलब उतनी लिमिट है कि यार उससे ज्यादा एफर्ट लगाओगे वेस्टेज है वो। सही है, पेपर 2 की कोई इज्जत नहीं है, मोड़ तोड़ के फट चुका है। एक बार देखना ऐसे क्या क्या रहे। पहले आया था द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये प्रीवियस ईयर टच कर रहा था। और अभी वो जो कोनालुम्पुर पे जो एशियाटिक चीता का रीइंट्रोडक्शन हुआ है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि उसपे भी आर्टिकल्स आए थे बहुत सारे द हिंदू में। बिल्कुल। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, ये रशिया यूक्रेन से आप रिलेट कर सकते हो कि रशिया यूक्रेन की वजह से आया, लेकिन ये वॉर कंटेक्स्ट था सिर्फ, ये फिलोसफिकल है। बिल्कुल। तो तुमने कैसे लिखा भाई फिलोसफिकल? मैंने उसमें गांधी जी का कोट लिख दिया कि वॉर मे सॉल्व वन इमीडिएट प्रॉब्लम बट मे सो द सीड फॉर अनदर। उसके बाद मैंने रीजंस लिख दिए उसके बाद कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं, फिर एंड में अशोक की वो लिख दी, अशोका की क्या बोलते हैं कि जब उन्होंने कलिंग पे कब्जा किया था तो उनको घबरा मत जाना। ये भाई ऐसा बंदा है, सिद्धार्थ तो ऐसा बंदा है, क्योंकि इसके जब मैंने पेपर चेक किए थे ना उस टाइम पे, ये मतलब बिलीव नहीं करोगे, हर आंसर के अंदर मतलब हर एक ऐसे के अंदर ये कोट लिख रहा है, मतलब बिल्कुल पहले भी कोट लिख रहा है, लास्ट में कोट लिख रहा है। एक पेज से सिर्फ कोट लिखता था, उसके बाद एक्सप्लेन करता था। तो मैंने इसको हाथ पैर जोड़ के मैंने बताया कि भाई कोट ही मत लिख तू।
नहीं, वो हाँ, कि धीरे- कम से कम कर, कम से कम, क्योंकि हर एक चीज इस में ना बात में जैसे यार एक ही टूल को, जैसे इनको एक तरीके से टूल ही है ये टूल कि है। हाँ भाई मतलब इनको किस तरीके से अपने आप को हाँ। इंट्रोडक्शन करना चाहिए, है ना। तो एक में ही ठीक है ये, एक- है ना। बार बार मतलब इनका यूज करोगे ना तो मतलब थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है कि इस बार भाई मैंने 2 कोट और 2 रिसेंट कंटेक्स्ट यूज किए हैं। बस बहुत बढ़िया किया तुमने। उसके बाद वे फॉरवर्ड बता दिया, कलिंग की अशोक की वो कब्जा किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि लड़ाई क्या लाता है, फिर अशोकन धम्मा बता दिया कि फिलोसफिकल चेंज की जरूरत है एक दुनिया को। एंड में उससे कंक्लूड कर दिया था मैंने। बहुत बढ़िया यार, तुम खतरनाक बंदे हो। वहां पे भी अगर अशोक की बात करें तो खतरनाक लोग डर बंदे हो। जाएंगे अभी से देख के। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एग्जामिनर डर जाएगा। हाँ, एग्जामिनर देख रहा होगा, अरे इसकी कॉपी मुझे जरूर चेक करनी है, कौन है लड़का। एक्चुअली क्या है, जब आप जो रेगुलर पढ़ रहे हो, थीम्स में पढ़ रहे हो, उसको घर ले जाने थोड़ी आए हो, यूज बस- करो। सही बात है। सही बात। जैसे ये आ गया इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन, ये सरके में था डिफेंस स्टडीज में, आर्म फोर्सेस वाला, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड था। गर्ल्स को एनडीए एग्जाम देने को अलाउड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो हाँ। जजमेंट परमानेंट और- कमीशन दे दिया है। सैनिक स्कूल में भी इनको मिल गया है, अभी एडमिशन वगैरह मिलना ये शुरू कर प्राइस दिया। राइज तो आजकल ऑपोजिशन ये पहले वाला भी भाई अपने वाले से था, हाँ, ध्यान the से देख। campaign, हाँ। हाँ, वो वाला था ना कि Earth is अर्थ इज not नॉट only for- वो ओनली for फॉर द humans ह्यूमंस। हाँ, तो ये उसमें थोड़ा कंटेक्स्ट डाल सकते कंटेक्स्ट हैं। था। प्राइस राइज ये सबको अभी मालूम था कि अपोजिशन धरने पे राहुल गांधी जी अंदर काले कपड़े पहन के इसके लिए आए थे। ठीक है, चलो, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस पे दोनों चीजों पे फोकस करना था, कॉजेस पे भी कई बार लेकिन क्या इस बार होता है। मैंने प्राइस राइज पे थोड़ी इनोवेशन की। मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, मतलब विशियस साइकिल, इन्फ्लेशन, उसके बाद रिड्यूस इन डिमांड्स, फिर लॉस इन बिजनेसेस, फिर रिडक्शन इन प्रोडक्शन, फिर इन्फ्लेशन वापस से। अब क्योंकि मैंने 2 एंगल्स में डाले थे, एक तो डोमेस्टिक फैक्टर डाला था जो हम सब डालते हैं, और दूसरा मैंने डाला था बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और फिजिकल डेफिसिट जो हमारा बढ़ रहा है, और साथ में जो बाइंग पावर है हमारे कंज्यूमर की। हमारे पास कंज्यूमर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्राइस राइज हो गया है, उनकी इनकम नहीं बढ़ी है कोविड की वजह ये से, इफेक्ट हो गया। तो उनकी जो एक बाइंग पावर थी ना वो कम हो चुकी नहीं, है। मैंने वो स्टार्ट वाला इसको angle ऐसे डाल किया दिया था, मैंने इन्फ्लेशन इज अ टैक्स ऑन पुअर। Effects ये पे। किसी को उसकी वो और थी। कॉजेस में मैंने इसमें एक क्लाइमेट चेंज डाल दिया, बिकॉज जैसे इंडोनेशिया के अंदर आप देखेंगे ना तो अभी हीट वेव्स आ गए थे, इंडिया में हीट वेव्स आ गए थे, जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम हो गया, 111 मिलियन होना था, एक्सपेक्टेशन 100 मिलियन हुआ। और इंडोनेशिया में पाम ऑयल जो है वो उनका प्रोडक्शन हुआ नहीं। हाँ, नींबू ये- का एग्जांपल देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का सब बहुत बड़े एग्जांपल है कि नींबू अब 5 रुपए का मिल रहा था एक, उसका एग्जांपल। और फिर वो रशिया यूक्रेन का वॉर, क्रूड ऑयल कास्केडिंग इफेक्ट पड़ जाता है उसका। मैंने थोड़ा अलग Other industries तरीके से में। किया। मैंने इंटरनेशनल में रशिया यूक्रेन डाला, फिर डोमेस्टिक पे आ गया, मैंने आरबीआई का रेपो रेट डाल दिया कि 4% दे रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ चुकी है। फिर मैं डोमेस्टिक में गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आ गया, जैसे पीएम कुसुम योजना देते हैं 6,000 रुपए, मनी Solar सप्लाई बढ़ वाले। जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है। पीएम कुसुम के बाद मैं वेलफेयर स्कीम्स पे ये किसान पीएम किसान, सॉरी, हाँ पीएम किसान। पीएम किसान के बाद में आ गया गवर्नमेंट की जो एक नीति है एमएसपी देने की। जब जब गवर्नमेंट चुनाव पास आते हैं तो एमएसपी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, उस वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। ये इकोनॉमिक्स मैंने के हालांकि क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? ये नहीं, ये एक कंट्रोवर्शियल वैसे हो सकता था। नहीं, अरविंद सुब्रमण्यम का स्टेटमेंट था इकोनॉमिक सर्वे में कि गवर्नमेंट एमएसपी बंद करे, इसी वजह से फार्म लॉज आए थे। लेकिन वो कंट्रोवर्सी हुई तो वो रिपील हो गए। अच्छा दोस्तों, एक बात और है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ ने बोला था कि उसने एक वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया बेसिकली विशियस साइकिल का, है ना। तो हम वो भी बना सकते हैं ऐसा। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि भाई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाने चाहिए, हाँ। तो उसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मतलब उसकी नीड को कंप्लीट करता हो। 3-4 डायमेंशन आ जाए उसमें। हाँ, तो अगर वो नीड को कंप्लीट कर रहा है और कोहेरेंट है उसके साथ, और मतलब लग रहा है कि हाँ भाई ये कंटेक्स्ट में है, मतलब तब तो लिख दो। अदरवाइज है ना वो बैकफायर भी कर ऐसा जाता होना है। चाहिए कि उस अगर वो फ्लो को देख ले तो उसे पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, उसे कुछ बिल्कुल। और देखने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल example को। बिल्कुल, तो आप आराम से कर सकते हैं कर ये भी, सकते हो। ठीक है ना। ये भी एक तरीके का इनोवेशन आजकल टाइम पे। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, हम देश सीपीएफ का एग्जाम रहे हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस से बड़े सवाल आ रहे हैं। जैसे 2020 में आर्म फोर्सेस आया, 21 में शायद आर्म फोर्सेस था ना, था नहीं, किस में नहीं था, 20 में था। अरे इसमें भी, और इवन टच जैसे किया था उसका सामने। मैंने शायद तुम्हें दिखाया था कि आईएफएस के भी जो ऐसे, या तुम्हें दिखा था पता नहीं, अंकित को दिखाया था। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जो आईएफएस के एग्जाम है, आईईएस का एग्जाम है, और इनमें बहुत सारे एग्जाम है ना, तो उसमें भी आर्म फोर्सेस के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं वो, है ना। नहीं, अभी क्या हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो अगर कमांडेंट को ये नहीं पता होगा कि आर्म फोर्सेस में क्या है क्या नहीं है, तो हैंडल कैसे करेगा। अगला क्वेश्चन अभी सुनो, एक बात और। अभी कुछ बच्चे थे ना, जब जैसे अभी 15-20 दिन पहले मेरे को बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे कि सर एक तो है ना इसका आप वो करवाओ, क्या कहते हैं ये जो अभी नई नई स्कीम आई है, अपना 4 इयर्स वाली अग्निपथ वाली स्कीम। मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, अगले साल लेकिन डेफिनेटली आएगी वो। अगले साल ठीक आ है, सकती है। तो भाई ये मतलब यूपीएससी की आदत है। हाँ। एक मृणाल सर है, मृणाल सर कहते हाँ, हैं हाँ, यूपीएससी को
सड़ा हुआ करंट अफेयर्स पूछने की आदत है। वो पहले यूट्यूब पे वीडियो खोलता है कि किसने क्या क्या एक्सपेक्टेड बताए हैं, फिर वो कहता है ये तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। बिल्कुल। तो यार यही है कि मतलब यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता कि बिल्कुल जो सुलगती चीज है ना, श्रीलंका का ठीक है ना, उसको इतनी चीजें हुई, हाँ, कुछ नहीं। ये लेकिन अगली बार ये पक्का आएंगे ये सारी चीजें, अगली बार श्रीलंका पे अभी आएगा और सब कुछ आने वाली चीजें। अगला वाला बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल चाइना पे इस बार क्वेश्चन वैसे नहीं आया, 2 साल से 2 साल इतनी साल से तो चाइना पे क्वेश्चन आया था, लेकिन चाइना पे इस बार क्वेश्चन, और जैसे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो वॉर वाले को थोड़ा सा। रिपोर्ट में क्वेश्चन आया ना, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ये 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया था आर्गुमेंट वगैरह में, फेलो सॉलिडेरिटी, हाँ, फेलो ड्यूरिंग पैंडेमिक। नहीं ये लेकिन वो तो एक सिर्फ डायमेंशन हो गई इसकी। जैसे इसमें वो पूछ रहा है कि जब पैंडेमिक लॉकडाउन लगा था तो लोग क्या फील कर रहे थे, क्या थॉट्स आ रहे थे। इस पे एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें उसने बोला था कि जो फेलो फीलिंग है सुसाइडल हो रही है। एनसीआरडब्ल्यू की एक रिपोर्ट थी, होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में दिया था आंकड़ा कि जो केसेस थे हमारे सुसाइड के बढ़ गए हैं पैंडेमिक के। एनसीआरडब्ल्यू ने इसमें शैडो पैंडेमिक का एक डायमेंशन दे सकते हो। डब्ल्यूएचओ ने दिया था, यूएन ने दिया था शैडो पैंडेमिक, डोमेस्टिक वायलेंस यूएन ने दिया था, पर एनसीआरडब्ल्यू ने उसे इंडिया में बताया था। एनसीआरडब्ल्यू ने कहा था कि जो शैडो पैंडेमिक है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है और वुमेन बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही है क्योंकि उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल हेल्प नहीं है इस टाइम। सारे इंस्टीट्यूशंस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में लगे हुए। मैंने इसमें एक एंगल ये भी डाल दिया कि जो ड्रग सीजर के जो केसेस है ना हमारे पास, हाँ, डाल सकते आज हमारे यूथ है, स्पेशली आर्यन खान, तो मैंने डाला कि सही नहीं, ऐसा नहीं, मैंने डाला। मैंने यूपीएससी में एक चीज देखी है, मैंने ये चीज कर दिया कि जो ये अपना एनसीबी जो है ना काफी एक्टिव रहा था, और ये सामने भी आई थी निकल के ये चीज कि स्पेशली यूथ के साथ में अभी पैंडेमिक आ गया था तो वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी फाइनेंशियल स्ट्रेस जैसी कंडीशंस थी, तो उसके कारण वो अपनी एनर्जी कहाँ चैनलाइज कर रहे थे, उस फील्ड में कर रहे थे। ड्रग्स वगैरह, ड्रग के सीजर बढ़ गए थे, आपने देखा होगा, डिप्रेशन बढ़ गया था, आइसोलेशन, सोशलाइजेशन खत्म हो गया था। सीनियर सिटीजन्स का अगर हम देखें तो वो बहुत वल्नरेबल हो गए थे सीनियर सिटीजन्स, मैंने उनका भी एंगल डाल दिया। उसके बाद से प्रेग्नेंट वुमेन, उनको कोई इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर नहीं मिल रही थी। और इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। ये विवेकानंद का सीधा कोट है, विवेकानंद जी का। जब वो यूएसए में शिकागो समिट के लिए गए थे, उन्होंने सीधा यही बोला था कि जब ईस्ट और वेस्टर्न फिलॉसफी मिलेंगी तो जो ह्यूमैनिटी के लिए काम होगा कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया, इसके बेनिफिट्स डाल दिए, रेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, एंड ऑफ सोशल इविल्स, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज को आप कर सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीड से नहीं, हमारे यहाँ नीड के हिसाब से लिया जाता है, हमारे यहाँ कंसाइलिएशन के साथ रहा जाता है एनवायरनमेंट के साथ। वासुदेव कुटुंबकम डाल दिया महाउपनिषद का, ये सारी चीजें डाल दो तो एक सिंथेसिस बन जाएगा दोनों का। फिर चैलेंजेस डाल दो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज चैलेंजेस में डाल दो, वेस्टर्न साइंस के नाम पे हमारे देश में वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, मिस मॉडर्नाइजेशन भी कह सकते हो, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया की रूट्स हैं उससे अपरूट्स होते जा रहे हैं। मतलब यूसीसी नहीं, यूसीसी तो नहीं है, यूसीसी तो हमारी खुद की वो थी। नहीं, यूसीसी को पहले यूसीसी ना वेस्टर्न कंट्रीज में आया था। आप गोवा में देखिए, गोवा में पुर्तगीज के टाइम से यूसीसी, हमारे पास यूसीसी नहीं था। हमारा तो ये देश नहीं, हमारे यहाँ भी यूसीसी हो सकता है, सर्वधर्म संभाल ले लें तो। सर्वधर्म संभालो, सर्वधर्म सद्भाव। नहीं, ऐसे तो हमारा सेक्युलरिज्म भी अलग है ना, हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। वो बात ठीक है, वेस्टर्न से हमारा अलग है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि यूसीसी हम बाहर से लेकर आ गए। नहीं, बाहर से तो हमारे ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। मैं डाल देता हूँ, मैंने कभी आर्गुमेंट में मैं अपना आइडिया नहीं देता, मैं भी कहता हूँ एक्सपर्ट्स का ये मानना है या क्रिटिक्स का ये मानना है। इस पे बाबा साहेब की एक रिप्लाई था कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा में, जब उनसे सवाल किया गया कि आपने पूरा, हमें सितार चाहिए था, वीणा चाहिए था, आपने हमें गिटार पकड़ा दिया। तो बाबा साहिब ने रिप्लाई दिया था, हमने आपको कोई गिटार नहीं पकड़ाया है। हम सदी के उस समय खड़े हैं जहाँ पे 200 संविधान ऑलरेडी बन चुके हैं। इस समय आप ज्यादा नया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो उनकी गलतियां हैं हमने उससे सीखा, हमने उसको लाके अपने पर्सपेक्टिव में मोल्ड किया। जवाहरलाल ने कहा ना, वी आर नॉट जस्ट कॉपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर मेकिंग अ न्यू वन। अगला वाला वही जो आर्म्ड फोर्सेस की बात है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। ये मैंने नहीं किया था। मतलब बच्चा भी कुछ भी लिख सकता है, मेरे साथ जनरल भी अगर लिखता तो खैर बन जाता। हाँ, बन जाता। रिसेंट कंटेक्स्ट डाल सकता है, वो चाइना मॉडर्न वॉरफेयर डाल सकता है, मॉडर्न वॉरफेयर में स्पेस वेपनाइजेशन वगैरह। कारगिल से सर्जिकल स्ट्राइक था, आप देखेंगे ना उठा के, तो वही चीज है कि देखो कोई भी चीज होती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सबसे पहले होती है। बिना स्ट्रेटेजी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्पेशली जब आर्म फोर्सेस पे कोई चीज आ रही है तो बिना स्ट्रेटेजी के कैसे बन पाएगी बात। और स्ट्रेटेजी भी तभी वो हो पाती सक्सेसफुल जब टाइमली एक्शन होता है। और इसका रिसेंट एग्जांपल वो जोहारी को मारा है ना यूएस ने, अभी जो रिसेंटली जो अपना ओसामा बिन लादेन के नीचे सेकंड जो नंबर था ना, 9/11 का अटैक हुआ था,
तो अभी अफगानिस्तान में मारा। तो वो मैं वैसे बता रहा हूँ, उनका एग्जाम्पल है वैसे तो ये, लेकिन मैं उसमें कि भाई उन्होंने पहले स्टडी को वो बताया उन्होंने कि हम 1-2 साल नजर रखे हुए थे इसके पीछे, एक स्ट्रेटेजी बनाई और फिर टाइमली एक्शन किया। तो ये बहुत जरूरी था। इंडियन आर्मी में पर्सपेक्टिव चेंज भी हो रहा है। पहले हम लोग थोड़ा सा आइडियलिज्म पे रहते थे, लेकिन अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। ओपन ले लिया इनको पावर ऑफ, नहीं ओपन नहीं, पहले पाकिस्तान का न्यूक्लियर वो था प्रॉक्सी, हम कुछ भी करेंगे न्यूक्लियर वॉर। इवन जो इंडस वाटर ट्रीटी भी है उसमें भी ये है कि इंडिया ने अगर पानी का बहाव चेंज किया तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं भारत पे। अब हमने बालाकोट भी कर दी तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये भी पॉइंट है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अपनी हार कौन एक्सेप्ट करता है। आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे। अब वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, इसको आप ऑनलाइन गेम ले लो, वीडियो गेम ले लो, बात बराबर है। इसमें आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपने हिसाब से लिख सकते हो। एडुटेनमेंट का एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे शायद था अपने वाले में भी। अब आपके डिफेंस स्टडीज में था, विजन इसमें भी था, और ये मैंने उसमें पढ़ा, ये न्यूज में था, मैंने उसकी विजन की शायद मैगजीन में पढ़ा। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने बैन रिवोक किया था ऑनलाइन गेम से। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था ब्लैंकेट, तो मे भी उससे अगर आप चाहो। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक है कि कोविड के सिचुएशन में सारी चीजें हमें देखने को मिली है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो पक्का था ये, मतलब रशिया यूक्रेन के बाद ये रिडंडेंट हो चुकी है। चाहे यूएनएससी देख लो, चाहे एक मिनट वो यूपीएससी खुद ये चीज कह रहा है, हैज बिकम रिडंडेंट। तो हमें फॉर्मली स्टेटमेंट है उनका, ये उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, कुछ भी ऐसा नहीं डाला, मतलब इसमें हमें लिखना है, फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना है, लेकिन फिर भी है तो एक स्टेटमेंट था। आर्ग्यूमेंट के पीछे एक पर्सपेक्टिव होता है। नेता तो हमेशा या तो फॉर बोलेगा, अगेंस्ट बोलेगा, वो बीच का रास्ता नहीं अपनाता। पर बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको हमेशा मिडिल वे अपनाना है, या तो फॉर में भी पॉइंट्स आने चाहिए, अगेंस्ट में भी आने चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप डिफेंड कर सको किसी भी चीज से। भले ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट, सबको पता है, लेकिन आपको अगेंस्ट में भी लिखना है, नहीं भाई वो काम कर रहा है। नहीं वैसे तो अभी मैं ना, तुम तो स्कीम बता रहे हो भाई। वैसे मैं ना अभी असम फ्लड्स आई है ना, तो यूनिसेफ जो है वहां पर क्या कर रहा है कि लोगों के लिए बोट में जो होता है ना वाटर ट्रीटमेंट जो एक सिस्टम होता है वो लगाया उन्होंने, और वहां पे लोगों को पानी प्रोवाइड करवा रहा है। डिजीज रेडिकेशन में पोलियो और स्मॉल पॉक्स देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो वहां भी काम चल रहा है। अब क्लाइमेट चेंज पे इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आना, इतनी सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर आना, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं मुझे लगता नहीं, बट अब मेंबरशिप हो। अब ये कह सकते हैं कि जो P5 नेशंस है वो गलत तरीके से इसका मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, अब पहले क्या होता था, ये सब एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब मिनीलैटरलिज्म का राइज हो रहा है, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, I2 रीजनल कोऑपरेशंस, हाँ रीजनल या मिनी लैटरलिज्म, रीजनल भी नहीं कह सकते। जो I2U2 है वो तो भारत और यूएई का है, यूएई रीजनल का है, अमेरिका, इजराइल रीजनल का है हमारे। रीजनल तो कर नहीं है असम, वो भी चलो मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका को जो अच्छा लगता है वो उसके साथ बना लेता है अलायंस। सभी वो मिनरल्स के ऊपर कोई अलायंस बनाया है, इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी है। अमेरिका के बारे में इंडिया कोशिश कर रहा है मेंबरशिप। मेरा ऑप्शन था पॉल साइंस, तो एक बार मैम ने कहा था, मतलब मैम का नाम नहीं लूंगा मैं, सब समझ गए। तो मैम ने कहा था अमेरिका वो बच्चा है जो बचपन में नहीं होता, मोटा सा बच्चा होता है, पहले आग लगाता है, 2 लोगों को लड़वाता है, फिर मजे लेता है, आग लगी है, लेकिन बुझाता नहीं है। तो अमेरिका वही है, 2 बिलियन की लड़ाई होती है, बंदर मजे लेने वाला बंदा जो करता है। अब लास्ट ये बचता है रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड थे, ग्रीन एनर्जी बहुत हल्ला हुआ था। अभी यूएनएफसीसी की COP COP26 हुई थी ग्लासगो में, पंचामृत हमारा मोदी जी ने दिया था, 2070 तक नेट जीरो करेंगे, और दोनों सेम ही लिख के आ रहे हो क्या? इसमें यूनिवर्सल सब नहीं लिखा हो। ये मोदी जी का स्टेटमेंट यहाँ पे पंचामृत, उनसे बड़ा तो क्या किसी का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, वो मतलब ब्रांड हो गया, नहीं है ही ब्रांड हो, किसका नाम लिखते। और ग्रीन एनर्जी में फिर वो भी डाल सकते हैं एविडेंसेस। मैंने अच्छे से मैंने उसका एग्जांपल डाल दिया है, मैंने न्यूक्लियर का एग्जांपल डाल दिया है कि जैसे पहले हमारा क्या था कि 3% के आसपास था हमारा न्यूक्लियर प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट ने भी प्लेज किया है कि इसे 9% कर देंगे हम बढ़ा के। और एक चीज और ये भी है कि मैंने ये डाला था कि इंडिया के पास वो नहीं है, यूरेनियम नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास थोरियम के काफी अबंडेंट सोर्स है। बट इन चीजों को क्या है, हम ग्रीन एनर्जी इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि इनका भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है जब इनको गाड़ना पड़ता है, ये सीपेज करके। वो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये था कि जितना, उसमें रिपोर्ट में ये लिखा था कि जितने ये यूएस की जो न्यूक्लियर कंपनियां है ना, उन्होंने जितना 60 साल में वेस्ट प्रोड्यूस किया है ना, ग्रीन एनर्जी अपन शायद से रिन्यूएबल को बोलते हैं ना, नहीं वो तो उसमें न्यूक्लियर भी डालते, इसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है न्यूक्लियर को बढ़ाने की, मे बी मैं शायद पढ़ा था मैंने ऐसा कुछ, तो उसमें ये मैंने पढ़ा था कि जितना 60 साल में जो उन्होंने किया है ना, वो इक्विवेलेंट है आपके एक थर्मल पावर प्लांट के 1 घंटे के वेस्ट के बराबर में। इंडिया ने इस पे क्लाइमेट जस्टिस की बात करी थी, उसके बाद इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए थे, E20, FAME 2,
उसके Fame ले बाद लिया, fame इंटरनेशनल था, सोलर अलायंस भारत की पहल थी, रेलवे लेकिन फिर भी भारत को ईपीआई में 180 रैंक मिल रही है। वन सन वन वर्ल्ड वो उसी का है। उसमें बनाया अभी रिसेंटली। ये फेलो फीलिंग वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड था, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कोविड-19 पे अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब वो इतना बड़ा चीज है, अगले 10 साल तक आए तो बड़ी बात नहीं है। बाकी प्रिसाइज तो प्रिसाइज यूनिवर्सल है, कॉम्प्रिहेंशन भी वही है नॉर्मल सा। कॉम्प्रिहेंशन 4 नंबर क्वेश्चन था ना ये? हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। हाँ 4 इसमें तो होते ही हैं। 4 बाकी ग्रामर है, ग्रामर मतलब सेंटेंसेस इजी थे इस बार ग्रामर इजी थी। सेंटेंस फॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा लोगों को खटकता है, फ्रेजल वर्ब्स। ये भी जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, थोड़ा के बहुत किसी ने अगर पढ़ा बहुत, अगर किसी ने डिफेंस स्टडीज का जो पीवाईक्यू है हाँ, ग्रामर का, वो भी पढ़ के चले जाओ, ग्रामर निकल जाएगी। नो सूनर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, नेदर नॉर पे, एदर और पे बहुत वो सारे। यूपीएससी उसी पे है। वो ये तो इतनी ज्यादा बार मत करो भाई डिस्कस, डिफेंस स्टडीज ये सोचने लग जाए स्क्रिप्टेड है। नहीं सर, जो चीज है, जैसे मैंने बताया कि जो एसेज हैं वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि डिफेंस स्टडीज बता देगा। वो आपको खुद ही की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। वो आपको प्रैक्टिस करा सकता है, आपको इवैल्यूएशन दे सकता है, लेकिन जो चीज है वही बताइए। नहीं बिल्कुल, वैसे तो हमने लगभग मेरे ख्याल से हाँ। इसके अंदर जितना भी था ना पेपर को हाँ। किया है, मतलब हाँ, कहीं ना किया कहीं है। से तो टच कर रखे हैं नहीं, सारे क्वेश्चन से। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी वाला भी हमने किया था, वो है ना, हाँ। ग्रीन एनर्जी, और मतलब शायद हमने किसी के साथ एनर्जी सिक्योरिटी के साथ उसको रिलेट किया था, मतलब लेकिन यहाँ पे उन्होंने अकेले ग्रीन अकेले एनर्जी किया। के बारे में पूछ लिया है ना। मतलब थोड़ी स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। मेन बात तो वो है, ये है कि यार पेपर 2 के अंदर अगर आपके पास स्किल सेट है ना, ठीक है, पेपर कैसा ही आ जाए यार, हमें बस ये प्रिपेयर करके रखना भाई, हमारे पास ऐसा टॉपिक आएगा जो हमें कभी पता ही नहीं है, हमें सुना ही नहीं हो, है ना। और अगर आपके पास स्किल सेट है तो डेफिनेटली मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग किया था, मैंने ऐसे लिखना, मुझे 20 से 22 मिनट लग जाते थे। फिर प्रैक्टिस करते करते फिर मैंने थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन को कम किया, थोड़ी कहानी बनाना, मौसम बनाना कम किया, डायरेक्ट टू द पॉइंट। मैंने एक जॉली एलएलबी 2 नहीं थी, मौसम तो नहीं जॉली एलएलबी 2 में वो जो उसमें वो था, वो क्या कहता है, सीधा पकड़ो वहीं से पकड़ो। वो ये वाला मैंने बताया था शायद तुमको, है ना। उसमें मतलब वहीं से सीधा पकड़ो उसको। वो कहता नहीं, उसमें मैं जहां से पकड़ता हूँ बिल्कुल कान से पकड़ता हूँ, सीधा खींचता हूँ। बिल्कुल, तो यही है। तो ओवरऑल तुम्हें मतलब अब क्या फील आ रहा है कि पेपर 2 में इतना स्कोर तो आना चाहिए? सर पेपर 2 हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं कह सकता। फिर भी अपनी गैस मार दे भाई, अब 90 से 100 ज्यादा नहीं बोलना 90-100 चाहिए। तो हाँ। आ ही जाएंगे, है ना। मेरा भी 90 प्लस ही है, 90 प्लस टाइम जिस हिसाब से किया है, और भगवान ने चाहा तो जरूर आ जाएंगे। और फिर उसके बिना तो किस्सा क्या कुछ चलता है। बिल्कुल जो नहीं, होगा सही है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हो जाएगा मेरे ख्याल से तुम्हारा। और बाकी जितने भी अपने बच्चे हैं ना, और भी दूसरे, तो उनसे भी हमने बात की थी, तो मतलब वो भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि कट ऑफ 115 120 से 25 के आसपास ही जाएगी, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर भी इजी था, सीट्स भी कम थी। लास्ट टाइम पेपर भी इजी था, सीट्स भी कम थी, तब 135 गया था। इस बार सीट्स 100 ज्यादा है, 250 है आई थिंक, और पेपर थोड़ा ऊपर आया, नो डाउट। अब की बार तो सीआईएसएफ वालों की मौज हो सकती है, सीआईएसएफ वालों की मौज हो सकती है। और एक बार फिर ये 21 का रिजल्ट, समस्या फिर ये भी तो है कि 21 का रिजल्ट नहीं आया। वो तो आ जाएगा। नहीं यूपीएससी का क्या है, वो साइकिल सुधार रही है। जैसे उसने अगस्त में लिया है ना, तो वापस से साइकिल को वो कर दी। अभी जो सीएससी का इंटरव्यू लगा था, फिर फॉरेस्ट के लगे थे, फिर ईपीएफओ का लगा था, तो अब इसका नंबर आएगा। कोई नहीं, वो तो फिर हो जाएंगे सारी चीज़ें। चलो ठीक है भाइयों, थैंक यू सर। हमने मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है। हाँ। ठीक है, भूख बहुत लग रही है अभी तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, आपके रिजल्ट के बाद मिलेंगे, तो ठीक है ना, इंटरव्यू के टाइम पे मिलते हैं अभी। ठीक है, चलो ठीक है भाई सिद्धार्थ, थैंक यू सर। ओके भाई, ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।